ये सारी अवधारणा है, लालू यादव का विश्वास, तेजस्वी यादव की क्षमता, हिम्मत, जिस तरीके से पूरी तरीके से ताकत झोंक दी गई थी, वो सब कुछ कैसे पिट गया। लालू यादव तो फैक्टर बनेंगे। बाबा ने कहा कि लालू यादव ने इस बार अपने आप को फैक्टर खुद ही नहीं बनाया, उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय तेजस्वी को लेने के लिए तेजस्वी को आगे कर दिया है। अब जीत भी तेजस्वी की, हार भी तेजस्वी की। अगर लिस्ट निकाल कर लिख लीजिए, मनोज झा दिल्ली से राजनीति करते हैं, बिहार में लगी से घास काटते हैं, कोई बड़ा उनका योगदान इस पार्टी में नहीं है, लेकिन उन्होंने नाम लेने में कोई कतराई नहीं की। उन्होंने सुनील सिंह, जगदानंद सिंह और संजय यादव का नाम लिया और कहा कि ये तीनों जब तक रहेंगे, ये तीनों राजद को जीतने नहीं देंगे। आज भी बिहार में सबसे ज़्यादा जो विधायक हैं वो यादव समाज से ही आते हैं। लालू यादव का कोर वोट बैंक रहा है और इसे छिटकना, A to Z की बात करना, A to Z की तरफ जाना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। एनडीए में जिस तरीके की खींचतान है, लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा के लोगों ने बहुत प्रयास किया इंटरनली कि जदयू यहां से कुशेश्वर स्थान से निकल ना पाए, लेकिन इसके बावजूद संजय झा ने जिस तरीके से वहां किला गाड़ा, ये काबिल तारीफ है। संजय झा ने वोटों का बिखराव नहीं होने दिया कि कहीं ना कहीं मांझी जी के अलावा एक और मुसहर नेता को बिहार में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जो कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है मुंह की खा गई। राजद प्रत्याशी चयन में यहाँ भी गड़बड़ाई और मांझी जी का बयान यहाँ पर भारी पड़ गया, जैसा कि बाबू साहब वाला बयान भारी पड़ा था पिछले चुनाव में। तारापुर सीट भले ही आकस्मिक निधन की वजह से खाली हुई, लेकिन इस सीट को जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जदयू तैयार हुई, ये उनके समीकरण के लिए एग्जैक्टली फिट बैठता था। पहले से भी जीते हुए थे यहाँ प्रत्याशी, राजनीति में कभी भी संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं। यहाँ से भी लालू यादव नया समीकरण गढ़ने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में, जब चर्चाएं होंगी तो मैं करूंगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आप नीतीश कुमार के प्रति राजद को एक बार फिर से सॉफ्ट होता हुआ देखिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, और पंचनामा दिखाने से पहले आप लोगों से कुछ बातें करनी आवश्यक हो गई हैं। मैंने कुछ प्रेडिक्शंस किए थे इस उपचुनाव को लेकर, उसमें दो बड़े प्रेडिक्शंस फिलहाल धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। तो एक जिम्मेवार व्यक्ति के तौर पर, एक जिम्मेवार पत्रकार के तौर पर, सबसे पहले मैं अपनी गलती मानता हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस को हमने कुशेश्वर स्थान में एक बड़ा फैक्टर माना था, कांग्रेस उतनी बड़ी फैक्टर लेकर नहीं बन पाई और मैंने साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस लीड करेगी राजद से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जो बात मैंने कही थी वो कहीं ना कहीं सही भी हुई। कांग्रेस की वजह से ही ये सीट और राजद की वजह से ही ये सीट, दोनों कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुशेश्वर स्थान की जो सीट है वो जदयू जीत गई है। कैसे जीती है ये बताऊंगा आपको, और कारण बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से यहाँ राजद की हार हुई है दोनों जगहों पर। अब दूसरे जगह की बात कर रहे थे, तारापुर में जिस वक्त आप ये खबर देख रहे होंगे, उम्मीद है कि रिजल्ट पूरी तरह से फाइनल हो गया होगा, लेकिन जिस वक्त मैं ये खबर कर रहा हूँ 765 वोटों से फिलहाल जदयू आगे चल रही है और 27 राउंड हो चुके हैं, यानी बहुत मार्जिन अब बचा नहीं है राजद के लिए। यहाँ भी अगर राजद जीत जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेडिक्शंस के आधार पर हमने यही कहा था और ये भी कहा था कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से ये पलड़ा जो था वो पूरी तरीके से झुकता हुआ दिख रहा था राजद की तरफ, लेकिन ये प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं गलत हुई। अब कौन कौन से प्रेडिक्शन सही हुए? देखिए, ये जो उपचुनाव दोनों सीटें हुई हैं, एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, सारे राजनीतिक विश्लेषक धराशायी हो गए हैं, सारी अवधारणाएं टूट गई हैं। उपचुनाव में हमेशा विपक्षी पार्टियां जीतती हैं, टूट गया। उपचुनाव में राजद भारी पड़ती है, टूट गया। लालू यादव बिहार क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण पद रखते हैं, टूट गया। तेजस्वी यादव युवा हैं और नीतीश कुमार से लोग खपा है, टूट गया। ये सारी अवधारणाएं टूट गई जो कि इस उपचुनाव से पहले राजनीति में हुआ करती थी। यानी बिहार किसी अभूतपूर्व समय से गुजर रहा है, अभूतपूर्व दौर से गुजर रहा है। एनडीए में जिस तरीके की खींचतान है, लाख कोशिशों के बावजूद भाजपा के लोगों ने बहुत प्रयास किया इंटरनली कि जदयू यहां से कुशेश्वर स्थान से निकल ना पाए, लेकिन इसके बावजूद संजय झा ने जिस तरीके से वहां किला गाड़ा, यह काबिल तारीफ है। संजय झा ने वोटों का बिखराव नहीं होने दिया। अब बात करते हैं पूरे चुनाव के दौरान जो प्रेडिक्शंस बड़े बड़े दिग्गजों ने किया, सभी धराशायी हुए। अब कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव ने भी कर रखा था। आज सुबह ही लालू यादव ने प्रेडिक्ट किया कि दोनों सीटों पर वो जीत रहे हैं। दावा नहीं, प्रेडिक्शन था ये।
कल तेजस्वी यादव जब कुशेश्वर स्थान की तरफ कूच कर जाते हैं तारापुर को छोड़कर, तो ये उनकी तरफ से एक कहना ही था, एक मैसेज ही था कि तारापुर तो हम जीत ही रहे हैं, चलिए कुशेश्वर स्थान पर चलते हैं, वहां कोई खेला जदयू को करने नहीं देते हैं। और इन सब के बावजूद परिस्थितियां ये है कि दोनों सीटों पर बहुत पीछे हो गई है राजद, एक जगह हार चुकी है और तारापुर में हार की घोषणा कभी भी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो खड़ा होता है ना, राजनीति लगातार जारी रहेगी, बिहार में सियासत जारी रहेगी, भले ही इसका हिस्सा तेजस्वी यादव बहुत महत्वपूर्ण ढंग से न हो, भले ही तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार की सत्ता में न आए, भले ही 2 विधायकों का इजाफा राजद जो लगातार सोच के चल रही थी हो जाएगा न हो, लेकिन सियासत लगातार जारी रहेगी और साथ ही साथ ये जोड़ घटाव का सिलसिला भी जारी रहेगा। लालू यादव बिहार में ही रहेंगे और रोज नए समीकरणों को गढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक लालू यादव स्वयं मौजूद है बिहार की राजनीति में, वो 2 और 2 5 करते रहेंगे और इसी समीकरण पर पूरी तरीके से आधारित है अब आगे चल के राजद का भविष्य। लेकिन आगे की बात आगे करेंगे, आज की बात कर लेते हैं। मेरी प्रेडिक्शंस, 2 बड़ी प्रेडिक्शंस कैसे गलत हो गई, कैसे गलत हो गए बिहार के सारे राजनीतिक विश्लेषक, कैसे गलत हो गए वो लोग जो 50 साल से बिहार की राजनीति को देखते आए और समझते आए हैं। ये सारी अवधारणा है, लालू यादव का विश्वास, तेजस्वी यादव की क्षमता, हिम्मत, जिस तरीके से पूरी तरीके से ताकत झोंक दी गई थी, वो सब कुछ कैसे पिट गया। ईवीएम का नाम मत लीजिएगा, वर्तमान समय में ईवीएम का नाम लेकर हम इस चर्चा को हल्का कर देंगे, इसलिए चर्चा करते हैं उस बात पर जिसकी वजह से आप यहां जुटे हैं। आज 8 कारण ऐसे आपके समक्ष लेकर आया हूं। बहुत देर से मैं लगातार, अब देख रहे होंगे सुबह से मैं आपके समक्ष नहीं हूं, मैं लगातार इनकी एनालिसिस कर रहा हूं, इन वजहों की कि आखिर क्यों कमजोर हो रही है राजद, क्यों लालू यादव का भी जलवा फीका पड़ रहा है, क्यों हर मेहनत के बावजूद तेजस्वी यादव पीछे ही रह जा रहे हैं, क्यों क्लास का फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट पिछली सीट पर बैठता है और उसके परफॉर्मेंस से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आज इन सब की चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं उस जगह से जहां मैं गलत हुआ था। कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक सीट पर तो मैंने तारापुर में तो कहा ही था, मैंने 2 बातें जो कही थी वो बिल्कुल सही हुई हैं। एक कि चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने जा रहे हैं, कुशेश्वर स्थान में भी तारापुर की बात ही छोड़ देते हैं, जहां उन्होंने बहुत कैंप किया वहां भी वो असर नहीं कर पाए। लेकिन एक और बात मैंने कही थी कि कांग्रेस को कम आंकने का घाटा होगा राजद को, और ये बातें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। इन्हें समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो अपना सोच का दायरा है उसे बड़ा रखना पड़ेगा, तब आप समझ पाइएगा। देखिए, तारापुर में कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट दिया था, आप अच्छे से जानते हैं कि वो केवल राजद को आईना दिखाने के लिए किया गया था। लेकिन कुशेश्वर स्थान में पूरी फील्डिंग की गई थी। कुशेश्वर स्थान में जहां मुख्य लड़ाई अमन हजारी और जो एक राजद ने मुसहर प्रत्याशी दे दिया था गणेश भारती, उसके बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन अतिरेक कुमार उस बीच में कूद गए। अतिरेक कुमार ने कितना वोट लाया है? अतिरेक कुमार जो वोट परसेंटेज लेकर आए हैं वो लगभग 5000 समथिंग के आसपास है। 5000 समथिंग वोट्स ये लेकर आए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ ये समझ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने वोटों से जीत हार हुई है। देखिए, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए, जो जीत हार का यहाँ आंकड़ा था वो 12,695 का था, यानी जो विनिंग कैंडिडेट है अमन हजारी वो जीते हैं 12,000 वोटों से गणेश भारती से, और गणेश भारती से जीतने के बाद आप कांग्रेस की इसमें 5,000 जो वोट थे उनको जोड़ लेते हैं। यानी अगर आप मान लेते हैं कि कांग्रेस और राजद अलग नहीं होती तो क्या समीकरण बन पाते। समीकरण कैसे बनते हैं जान लीजिएगा। समीकरण ऐसे बनते हैं कि अगर आप 12,000 में से 5,000 वोट घटा देते हैं, यानी जोड़ देते हैं राजद के पक्ष में, महागठबंधन एकजुट होता तो ऐसी स्थिति में 7,000 के आसपास वोटों से हार होती। और ये 7,000 वोट कितने जो हार होती, हार फिर भी हार ही होती, लेकिन ये 7,000 वोटों की हार जो है वो पिछले चुनाव में भी हुई थी जब कांग्रेस के वहाँ प्रत्याशी थे और महागठबंधन का उनको वोट मिला था। यानी ये सीट बहुत टफ थी राजद के लिए और यहाँ राजद को कांग्रेस का साथ चाहिए था। शायद इसीलिए इसी जगह के मंच से लालू यादव ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की थी कि कांग्रेस और हम साथ हैं, ताकि कांग्रेस के वो वोट भी हमारी तरफ शिफ्ट हो जाएं। अब बात समझिए, ये एक रिजर्व सीट है कुशेश्वर स्थान, और इस रिजर्व सीट पर भी देखिए रिजर्व सीट जरूर है लेकिन दबदबा यहाँ पे रहा है सवर्णों का, और इसकी वजह से गेम जो है
वो पूरी तरीके से सवर्णों के हाथ में चली जाती है। इसलिए संजय झा को यहाँ से प्रभारी बनाकर पूरे चुनाव तक लगातार कैंपिंग कराया गया और संजय झा ने रिजल्ट भी दिया। हालांकि मैं बता दूं, जब ये कह रहा हूं तो ये भी साथ में कह दूं कि भाजपा के लोकल नेता वहां के नहीं चाहते थे कि जदयू की एंट्री इस तरफ हो जाए, यानी जो सीमा जो मिथिलांचल का इलाका है उसमें जदयू की एंट्री नहीं चाहती थी भाजपा, लेकिन फिर भी ये हो गया। तो पहली बात, कांग्रेस को कम आंकना कहीं ना कहीं राजद को भारी पड़ा, जो एक बड़ा सेंटीमेंट था। देखिए इस जगह पर भी जो कैंडिडेट दिया गया था मुसहर जाति का, वो मुसहर जाति का कैंडिडेट पूरा वोट सिर्फ मुसहरों का नहीं करा पाया। यहां पर असल एन मौके पर वोटों का डिवीजन जो कहीं ना कहीं सोचकर चले थे कि सवर्णों का भी वोट ले लेंगे, वो नहीं हो पाया। राजद की तरफ सवर्णों का झुकाव नहीं हो पाया। वो केवल इसी सीट पर नहीं हुआ, और भी सीटों पर नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों महत्वपूर्ण है तो जान लीजिए। जहां बिहार में कांग्रेस बहुत असर नहीं कर पाई, 5000 वोट ही लेकर आई कुछ सेशन में, तो चलिए जिस वक्त ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, मैं दावा कर रहा था कि 700 वोटों से आगे पीछे चल रहे हैं और 700 वोटों से जदयू आगे है, तो खबर हमारे लाइव के दौरान ही आ गई कि तारापुर सीट भी राजद गंवा चुकी है। अब और महत्वपूर्ण हो जाता है जान लेना कि आखिर किन कारणों से यह हार हुई है। तो पहला कारण हम कांग्रेस पर फोकस कर रहे थे। कांग्रेस बिहार में जहां मात्र कुछ सेशन में 5000 वोट लेकर आ पाई, दूसरे का चर्चा भी नहीं करूंगा, वहीं कांग्रेस पूरे देश भर में भाजपा पर भारी पड़ी है। जी हां, उपचुनाव केवल बिहार में ही नहीं हो रहे थे, कई राज्यों में हो रहे थे, और उन राज्यों का रिजल्ट जरा सुन लीजिए, उसके बाद वो समझ में आएगा। अगर देश भर के उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत के साथ सभी 3 विधानसभा सीटों पर भी जीत दर्ज कर ली है। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट और अर्की, फतेहपुर, जबलपुर, कोटखाई विधानसभा सीट सभी पर बीजेपी को हरा दिया है कांग्रेस ने। और ये इतना ही नहीं है, कांग्रेस ने भले ही बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन अपने दम पर, अकेले दम पर उसने हिमाचल से पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है पूरे चुनावों से भाजपा को। यानी कांग्रेस को जितना कमजोर हम ओवरऑल आंक रहे हैं उतना नहीं है। केवल बिहार में कांग्रेस महत्वपूर्ण ढंग से अपने आप को सामने नहीं ला पा रही है, और जिसके कारण कांग्रेस तो कमजोर हो ही रही है, लेकिन राजद भी कमजोर हो रही है। और चाह कर भी लालू यादव ने, भले ही वो बोल बैठे, लेकिन फिर भी वो वोट बैंक ट्रांसफर नहीं करा पाए। अगले जो बड़ा कारण है उस पर आते हैं, समीकरण से अलग हटना। देखिए लालू यादव का समीकरण शुरू से ही बिहार में सधा रहा है, MY समीकरण। अगर लालू यादव यहाँ से यादव कैंडिडेट देते हैं तो यादव कैंडिडेट के नाम पर यहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ प्रत्याशी चयन में कहीं ना कहीं एक बड़ा खेला हो गया। मुसहर समाज के व्यक्ति को, गणेश भारती को सामने करके राजद ने प्रयास किया था कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तारापुर की बात करें, जहाँ की खबर आ चुकी है कि वहाँ भी राजद हार गई है, वहाँ भी गड़बड़ हुआ। वहाँ भी समीकरण देखिए क्या था, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तारापुर में कुशवाहा और यादवों की संख्या है, इसके बाद मुस्लिम ज़्यादा है, फिर सवर्ण है। और क्या किया आपने अरुण शाह को, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, जो कि कोर भाजपा का वोटर है, उसको आपने टिकट दे दिया और उसकी वजह से आपके मुस्लिम वोटर्स छटक गए। आपने बांध नहीं पाए आप जो एक बड़ा वोट बैंक होता है कुशवाहा का, यानी नीतीश का लौकुश समीकरण यहाँ सत्ता दिखा और आप यहाँ रेस से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों जगहों पर आपने गैर यादव कैंडिडेट दिया। आज भी बिहार में सबसे ज्यादा जो विधायक हैं वो यादव समाज से ही आते हैं। लालू यादव का कोर वोट बैंक रहा है और इसे छिटकना, A to Z की बात करना, A to Z की तरफ जाना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं भारी पड़ गया है। तीसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक बात तो है कि कुशेश्वर स्थान जो सीट है जिस पर क्लीन स्वीप सीधे तौर पे कर लिया जदयू ने, उसमें एक सिंपैथी वोटिंग भी हुई है। आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। जब कोई सीट खाली होती है और उस सीट पर कोई उसी परिवार के, विधायक के परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो सहानुभूति वोटिंग होती है। अमन हजारी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ पूरा NDA का सिस्टम अगर दिखा है तो उतना ही नहीं है, पीछे में भी बहुत सारे लोग थे। शशि भूषण हजारी यहाँ से चुनाव जीते थे और आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने गए। तो सेंटिमेंट जो होता है वो जनता में कहीं ना कहीं था अमन भूषण जी को लेकर, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। इसके अलावा संजय झा की बात मैं करूंगा, और संजय झा क्यों यहाँ महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र के हैं।
ब्राह्मण बहुल इलाका है, आसपास ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है और इस पूरे इलाके में भले ही आप रिजर्व सीट कर दीजिए, जो करिए, लेकिन वोट बैंक का जो एक तरफ झुकाव होता है, पोलराइजेशन होता है, वो इसी जाति के आसपास घूमता है। भले ही इस जगह पर गोपाल जी ठाकुर पर आरोप लगता है इंटरनली कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ से जदयू जीते, लेकिन संजय झा ने अंतिम समय तक, तेजस्वी तो लास्ट दिन पहुंचे वहाँ, संजय झा वहाँ से हटे ही नहीं और उन्होंने अंतिम दिन तक अमन हजारी के साथ घूमा और ये प्रयास किया कि कोई भी व्यवस्था गड़बड़ाए नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जहाँ एक तरफ वोटों के बिखराव को आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से एकदम सारे अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया गया था। मदन मोहन झा, सभी लोग वहाँ उतरे थे। और अगर आप देखते हैं राजद की तरफ से तो लालू यादव की सभाएं कराई गई, तेजस्वी यादव मौजूद रहे, जीत का दम मारा, चुपचाप ललटेन छाप का नारा दिया, लेकिन इन सब पर भारी पड़ गया संजय झा का मैनेजमेंट। कुछ बातें तो ये अंदर की ये भी आई कि पैसा रुपया इतना फैलाया गया, इतना दूर दूर तक गया है पैसा कि आसपास के विधानसभा सीटों के लोगों को भी कुछ पैसे मिल गए। खैर, ये सब तो जांच का विषय है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा बड़ा कारण, लवकुश समीकरण। लवकुश समीकरण नीतीश कुमार ने जो गढ़ने की कोशिश की, जिसका ये शायद पहला टेस्ट था और बहुत प्रीमेच्योर टेस्ट था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इसमें सफल दिख रहे हैं। इसका कारण है, तारापुर सीट भले ही आकस्मिक निधन की वजह से खाली हुई, लेकिन इस सीट को जिस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए जदयू तैयार हुई, ये उनके समीकरण के लिए एग्जैक्टली फिट बैठता था। पहले से भी जीते हुए थे यहाँ प्रत्याशी, और यहाँ पर पुराने जमाने से ही कुशवाहा जाति के विधायक यहाँ जीतते आए हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ से जिस जो प्रत्याशी उतारा गया राजीव सिंह, वो कुशवाहा जाति के हैं और इस जगह पर आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, सारे कुशवाहा नेताओं को उतारा गया। सबको ये जिम्मेवारी दी गई कि खुद वहाँ मौजूद रहें और लवकुश समीकरण को साधने के साथ साथ ये मेक श्योर करें कि एक एक वोट लव और कुश का सीधे जदयू के खाते में आए। और यहाँ पे जो प्रत्याशी चयन भी कहीं ना कहीं किया जिस तरीके से राजद ने, वो भी सही नहीं बैठ पाया, उनका भी समीकरण यहाँ गड़बड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। छठा कारण है माझी। माझी ने भले ही बहुत ज़्यादा तारापुर जो सीट है उस पर असर नहीं किया, लेकिन जो कुशेश्वर स्थान में उन्होंने एक बात कह दी, जहाँ पे मुसहरों की संख्या अच्छी खासी है और जहाँ से मुसहर समाज के प्रत्याशी को ही उतारा गया है, वहाँ जाकर माझी ने ये कह दिया था कि लालू यादव के राज में कैसे मुसहरों के साथ अन्याय हुआ करता था, मारा पीटा जाता था, और ये बातें काफ़ी असर करती हैं। लालू यादव निसंदेह ही पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन माझी जी ने पिछले कुछ दिनों में, जितने दिन से राजनीति वो कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा वर्ग है उसका रिप्रेजेंटेशन किया है। मुसहर समाज उनसे इत्तेफाक रखता है, और आज जब वो ये बातें कहते हैं तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो राजद का दौर था उसे हथियार बनाकर राजद के खिलाफ ही वो इस्तेमाल कर लेते हैं। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं माझी जी के अलावा एक और मुसहर नेता को बिहार में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, जो कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है मुंह खा गई। राजद प्रत्याशी चयन में यहाँ भी गड़बड़ाई और माझी जी का बयान यहाँ पर भारी पड़ गया, जैसा कि बाबू साहब वाला बयान भारी पड़ा था पिछले चुनाव में। आगे बढ़ते हैं। सातवां बड़ा कारण, सवर्ण को नहीं पसंद है लालू तेजस्वी। सीधी बात है, अब इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। बिहार में जब आप वोट बैंक की राजनीति करने जाते हैं तो आपको अपने वोट बैंक पता होते हैं, सभी को पता है। नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होते हैं तो अल्पसंख्यकों के साथ दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस अगर बिहार में सत्ता में रही है तो उसका एक बड़ा कारण रहे हैं बिहार के सवर्ण। आज भी मिथिलांचल में कांग्रेस एंट्री जब चाह रही है तो उसके पीछे कारण वही है। उसे पता है कि उसके वोटर्स वहाँ हैं, अगर वो उन्हें अपने पाले में शिफ्ट कर ले, जो कि भाजपा की तरफ जा चुके हैं, तो वो अपना पुराना दौर वापस ला सकती है। कन्हैया कुमार हो, मदन मोहन झा हो, या दिग्गज नेता चाहे शत्रुघ्न सिन्हा ही क्यों ना हो, इन सभी को कांग्रेस की तरफ लाना, कांग्रेस के उसी वोट बैंक की तरफ शिफ्ट करना अपने आप को है। लेकिन बिहार में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला रहा है अब तक राजद का कि वो MY समीकरण साधती रही है। अब कुछ हद तक इसमें भाजपा भी सेंधमारी करने की कोशिश करती है, और इसमें कांग्रेस नीतीश कुमार का भी सेंधमारी है, और इसमें बड़ी बात यह है कि बाहर से आकर इस बार 5 विधायक जीत कर लेकर चले गए ओवैसी। तो ऐसी स्थिति में MY समीकरण की जो नींव है तो वो थोड़ी हिली थी, जिसकी वजह से प्रत्याशी चयन में भी गलती हुई। दोनों जगहों से इस समीकरण के बाहर के प्रत्याशी दिए गए, और बड़ी बात यह है
कि इसके अलावा हमेशा तेजस्वी यादव A to Z की बात करते रहे। इतना ही नहीं, इसके अलावा आसपास जितने भी तेजस्वी यादव के लोग हैं, चाहे मनोज झा हो, सुनील सिंह हो, जगदानंद सिंह हो, ये सभी जिस बिरादरी से आते हैं वो सभी सवर्ण जाति के हैं और इनके वोट बैंक कितना है, इनका वोट कितना खींच के ला पाएंगे, इस पर तो शुरू से ही संशय रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सवर्णों पर भरोसा करना, सवर्णों को अपने पाले में करने की कोशिश करना और सवर्णों पर सीधे तौर पर डोरी डालना तेजस्वी यादव और लालू यादव का काम नहीं कर पाया। अंतिम जो सबसे मुझे लगता है शायद बड़ा कारण है, जो कि आज तेज प्रताप यादव ने भी बात करते हुए कहा, बहुत दुखी थे तेजस्वी यादव की हार हुई, छोटे भाई हैं, प्रयास कर रहे थे कुछ अच्छा करने की, नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में दुख तो होना लाजमी है। लेकिन तेज प्रताप यादव खुद दुखी हैं पहले से, क्योंकि उनके पिता के साथ उनको चुनाव प्रचार करने नहीं दिया गया, पिता से दूर रखा जा रहा है, पार्टी से दूर रखा जा रहा है, पार्टी के पदों से मुक्त कर दिया गया है, अपनी अलग राजनीतिक जो पार्टी है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में जब पार्टी, परिवार सभी से उनको अलग किया जा रहा है तो दुख तो उनके मन में होगा ही। लेकिन उन्होंने नाम लेने में कोई कतराई नहीं की। उन्होंने सुनील सिंह, जगदानंद सिंह और संजय यादव का नाम लिया और कहा कि ये तीनों जब तक रहेंगे ये तीनों राजद को जीतने नहीं देंगे। तो जो मुख्य कारण है राजद के हार का, पिछले चुनाव में भी मैंने भी कहीं ना कहीं इस बात से इत्तेफाक रखा था। तेज प्रताप तो आज बोल रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि सुनील सिंह जो कि MLC हैं और चुनावी राजनीति से जिनका कोई लेना देना नहीं है, राजपूत समाज एक बड़ा समाज है जिसको रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं और ये समाज पहले से भी लालू यादव के साथ रहा है और इसी समाज से आते हैं जगदानंद सिंह। लेकिन इन दोनों के चुनावी राजनीति में कितना असर पड़ पाता है, ये कितने वोट बैंक को अपनी तरफ खींच पाते हैं। अब देखिए, गणेश भारती जी को जो चुनाव लड़ने गए थे मुसलमान समाज से, अगर उनके लिए शुरू से ही कैंपिंग कर रहे होते श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये नेता, इनको अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई होती तो क्या असर नहीं पड़ता। सवर्ण जाति के नेताओं को आप बिल्कुल ही राजद में रखिए। AD सिंह ने आज तक राजद के लिए क्या किया है, आप अगर लिस्ट निकाल कर लिख लीजिए। मनोज झा दिल्ली से राजनीति करते हैं, बिहार में लगी से घास काटते हैं, कोई बड़ा उनका योगदान इस पार्टी में नहीं है। हालांकि मैं राजद के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं राजद से इत्तेफाक रखता हूँ, ना राजद पार्टी से मुझे कोई सेंटिमेंटल वैल्यू है। लेकिन ये बातें राजद को अब कब समझ में आएंगी, कब तेजस्वी यादव इन चीज़ों से पर्दा हटाएंगे, ये भी देखना होगा। 2 जगहों पर चुनाव हुआ, दोनों जगहों पर तेजस्वी यादव बहुत लोकप्रिय थे, इतने लोकप्रिय थे कि जीत को लेकर कोई समीकरण निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। कोई नासमझ व्यक्ति भी आता और प्रेडिक्शन करके चला जाता कि दोनों सीटों पर तेजस्वी जीत रहे हैं तो लोग इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन दोनों सीटों पर तेजस्वी की हार हुई है, जो पचा पाना संभव नहीं है। बिहार बदलाव चाहता है, बिहार चाहता है कि परिस्थितियां बदले। बिहार नीतीश कुमार के एक थके हुए शासन से 16 साल के थक चुका है। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। बिहार में समुद्र लाने को लेकर नीतीश कुमार जिस तरीके से कहते हैं, वो भी इस बातें सुनी है लोगों ने। और डीजल पेट्रोल के दाम हो, कोरोना में लोगों की मौत हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, चमकी बुखार हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, या मुजफ्फरपुर बालिका गृह हो, या 72 घोटाले हो जो तेजस्वी यादव गिनाते हैं, इन सब के बावजूद अगर तेजस्वी यादव यहाँ हार जाते हैं तो तेजस्वी यादव को अपनी किताब को खुद खोलना चाहिए और कुछ पढ़ने चाहिए और देखना चाहिए कि किन लोगों से वो गिरे हुए हैं, उनके शुभचिंतक कौन से हैं, उनके लोग जोड़ घटाव करने वाले कौन से हैं। हालांकि मैं 2 जगहों पर गलत हुआ हूँ, 2 विशेष जगहों पर गलत हुआ हूँ। एक, जहाँ कांग्रेस को मैंने कहा था कि वो कुशेश्वर स्थान में राजद से लीड लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस वहां महत्वपूर्ण रही। आज जब जोड़ घटाव करने बैठेंगे राजद के लोग तो उन्हें एहसास होगा कि जो कांग्रेस कर पाई थी पिछले चुनाव में, उतना ही वो कर पाए हैं, उतने ही वोट से वो हारे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कमजोर कहां हुई। लेकिन और आगे बढ़ते हैं बात को। एक जगह मैंने और कहा था कि तारापुर सीट पर तेजस्वी वॉक ओवर ले रहे हैं, लेकिन ये समझना होगा उन्हें कहां चूक हो गई, किन लोगों को जिम्मेवारी दी थी। आपको याद, मैं दिला दूं, अंतिम लाइन बोल के यहां से जाऊंगा। बाबा बहुत सटीक रहे। पूरे बिहार की राजनीतिक दिशा जो थी इस समीकरण को लेकर, वो एक तरफ थी। सभी राजद को दोनों सीटों पर जिता रहे थे, कोई क्लोज टक्कर बोल रहा था। लेकिन बाबा ने दिल्ली से वो आए और कल ही जब मेरे एग्जिट पोल को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, कई त्रुटियां आपके एग्जिट पोल्स में है। मैंने कहा बाबा, मेरा अपना प्रेडिक्शन है, कई लोगों से फीडबैक मैंने भी लिया है। बाबा ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि जदयू इन दोनों सीटों पर हार जाए। मैंने कहा बाबा, लालू यादव आए हैं, लालू यादव तो फैक्टर बनेंगे। बाबा ने कहा कि लालू यादव ने इस बार अपने आप को फैक्टर खुद ही नहीं बनाया। उन्होंने इस जीत का पूरा श्रेय तेजस्वी को लेने के लिए तेजस्वी को आगे कर दिया है। अब जीत भी तेजस्वी की
हार भी तेजस्वी की। तो ऐसी स्थिति में राजनीति में कैलकुलेशंस लेने पड़ते हैं। जब जीत की बधाई आप दीजिएगा विराट कोहली को, तो हार की भी जो ताली गाली है वो भी पड़ती है कप्तान को ही। और ऐसी स्थिति में जोड़ घटाव करना बड़ा जरूरी हो जाता है। खास बात यह है कि बाबा ने मेरा एक ध्यान आकर्षण कराया एक खास बात पर, एक खास घटना पर। बाबा ने बताया कि जिस तरीके से तारापुर सीट से तेजस्वी यादव को लगातार अलग रखा गया, उन्हें इस कॉन्फिडेंस में रखा गया कि तारापुर सीट हम लगातार जीत रहे हैं, आप कुशेश्वर स्थान में रहिए। अंतिम समय तक कहीं ना कहीं तारापुर सीट पर जो लड़ाई थी वो टक्कर की रही। और जो जिन नेताओं की चर्चा मैं कर रहा हूं, चाहे सुनील सिंह हो, जगदीश सिंह हो, संजय यादव हो, या और भी इस लिस्ट में कई नाम हैं, इन लोगों ने तारापुर में कैंपिंग किया और खुद तेजस्वी यादव को भेज दिया कुशेश्वर स्थान, जहां पर हार बिल्कुल निश्चिंत दिख रही थी। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी का पद गिरे, तेजस्वी की जगहसाई हो, ऐसा उनके आसपास के लोग ही चाहते हैं। तेज प्रताप यादव गलत नहीं कह रहे हैं। तेज प्रताप की राजनीतिक सूझबूझ को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तेज प्रताप यादव के व्यक्तिगत जीवन में जो डिसीजन लेते हैं उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आज जब वो ये बात कह रहे हैं तो गलत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए था हमें। जब कांग्रेस 7,000 वोटों से हारी थी और लालू यादव, तेजस्वी यादव सबका अगर हिम्मत मिल जाता तो शायद कांग्रेस वहां से सीट निकाल लेती। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। राजनीति में कभी भी संभावनाएं समाप्त नहीं होती हैं। यहां से भी लालू यादव नया समीकरण गढ़ने की कोशिश करेंगे और हो सकता है आने वाले समय में जब चर्चाएं होंगी तो मैं करूंगा, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आप नीतीश कुमार के प्रति राजद को एक बार फिर से सॉफ्ट होता हुआ देखिए, भाजपा पर हमलावर होता देखिए, सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो एक टैक्टिक्स है उसको इस्तेमाल करता देखिए। लेकिन फिलहाल तो ये दोनों सीटों पर जो हार हुई है राजद की, ये वाकई हौसला हिलाने वाली है, कार्यकर्ताओं को भी हौसला हिला देती है और कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, जो बड़े समीकरणों को गढ़ने वाले हैं, उनके भी हौसले को हिला देती है। खासतौर पर तब जब पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट्स भी आपके ऐसे ही रहे हो, खासतौर पर तब जब सत्ता से आप 2017 से ही दूर हो। आप देख लीजिए, 17 से ही दूर नहीं है, काफी दिनों से दूर है। 15 से 17 के बीच में बस चटनी चटाई गई थी सत्ता की, और उसके बाद से लगातार ये पार्टी दूर है। ऐसी स्थिति में अपने विधायकों को संभाल पाना, लवकुश समीकरण के सामने अपने बड़े समीकरण एमवाई को बचाना और इन सभी का क्षेत्र रक्षण कर पाना, खासतौर पर तब जो लालू यादव की तबीयत खराब है, बड़ा ही मुश्किल दौर राजद के लिए चल रहा है। लेकिन चलिए, राजनीति में संभावनाएं मैं फिर कहूंगा समाप्त नहीं होती हैं। अगले पंचनामा में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे, कोई और समीकरण पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलना है। आज जो एनडीए एकजुट होकर 2 सीटों के जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है, उसे आने वाले समय में कई मुद्दों पर आपस में भिड़ना है। सीएबी, एनआरसी, जातिगत जनगणना, और बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार एडमेंट हो गए हैं कि वो नहीं चाहते हैं, भाजपा उस पर भी दबाव बनाएगी। सब पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर हमारे इस चैनल पर होनी चाहिए। धन्यवाद।